हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अनंत आईएएस प्लेटफॉर्म पे, जो कि नीतीश सर और अनुज सर ने स्टार्ट किया है, जिसका लक्ष्य है जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं उनको जो हाई लेवल की पढ़ाई है, जो जिसके पढ़ने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, सभी बच्चों का सामर्थ्य नहीं होता कि वो अफोर्ड कर पाएँ। इसलिए आपको घर बैठे अपनी तैयारी, आप पूर्ण तरीके से अपनी तैयारी कर पाएँ। आप चाहें क्लास 6 में पढ़ रहे हैं या 12 में पढ़ रहे हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी बैंकिंग या एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप सिर्फ घर पे बैठे ही अपने सब तैयारी कर पाएंगे। तो इसी में आगे चलते हुए यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का क्लास स्टार्ट किया है। तो मैं, आप सभी जानते होंगे, परिचित होंगे, अभी पिछली क्लास मैंने आपका लिया था मैथ्स का। मैं रोहित चौहान आपको पढ़ाने वाला हूँ, या इंग्लिश ग्रामर। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। तो आप, जब आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको एक बार अगर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको अभी इसका इम्पोर्टेंस ना पता लगे, पर आप जैसे 12th लेवल के बाद कोई हायर लेवल का कोर्स करते हैं या कोई एसएससी या बैंकिंग की तैयारी आप करते हैं, तो आपको वहाँ इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह है वो सब पूछा जाता है। तो इंग्लिश एक अहम रोल मतलब वहाँ प्ले करती है। या आप अगर कोई आईआईटी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारा सिलेबस इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। हालांकि भारत सरकार ने नीट के क्षेत्र में स्टार्ट हो चुका है हिंदी माध्यम में भी, और आशा है कि आगे भी आगे हिंदी माध्यम में आईआईटी वगैरह का सिलेबस भी आ जाए। पर इसका जो महत्व है, जैसे कंपटीशन एग्ज़ाम हम कोई अगर देते हैं सेंट्रल में, स्टेट लेवल में तो हमारा हिंदी भाषा पूछा जाएगा, या जो भी भाषा स्टेट की है वो आपकी पूछी जाएगी। पर आप सेंट्रल एग्ज़ाम अगर कोई भी देते हैं तो उन सब में लैंग्वेज जो होगा वो आपको इंग्लिश ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका महत्व आप सब समझते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले समझेंगे कि इंग्लिश पढ़ना हमें क्यों ज़रूरी है ना। तो इंग्लिश पढ़ना हमें ज़रूरी तो है इसलिए भी, और वैसे भी हम अगर कहीं घूमने जाते हैं, जैसे हम कहीं बाहर गए हैं, तो आप समझ सकते हैं इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो आपको कितना महत्व इसका बन जाता है। आप यहाँ पे जो इंग्लिश पढ़ाई जाएगी ग्रामर, मैं गारंटी देता हूँ आप 6 महीने में चटर पटर इंग्लिश बोल रहे होंगे, ठीक है। तो आप कम से कम, आपको अगर वहाँ काम नहीं आएगा तो आपकी स्पीकिंग स्किल ये सब मतलब यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा, और आप घर बैठे अपने अंग्रेजी 30 40 50 क्लास में ही आपको अंग्रेजी आने लग जाएगा। अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो दुनिया की, उसको सीखने के तरीके होते हैं। उसको अगर हम तरीके में नहीं समझते हैं तो हम सालों साल भी अगर पढ़ते रहें तो हमें कोई भाषा नहीं आएगी। वरना कोई भी भाषा हो, आप 6 महीने में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से किसी भी भाषा को पढ़ समझ सकते हैं। हालांकि हम खुद मतलब हिंदी भाषा क्षेत्र से ही हैं, तो हिंदी हमें अच्छा लगता है, सभी बच्चों को अच्छा लगता है। पर जहाँ एग्ज़ाम की बात है, कंपटीशन की बात है, तो हमें इंग्लिश वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसमें आइए स्टार्ट करते हैं आज। तो कोई भी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया, किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए या सीखने का तरीका होता है। उस तरीके को हम अगर सीख लें तो कोई भी लैंग्वेज, हम चाहे फ्रेंच हो, स्पेनिश हो या चाइनीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो हम 6 महीने के भीतर सीख सकते हैं। क्या वो तरीका होता है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की, है ना। तो ग्रामर जो है, किसी भी लैंग्वेज का जो ग्रामर होता है वो उसका स्केलेटन होता है, स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज, स्केलेटन ऑफ लैंग्वेज। स्केलेटन का मतलब होता है कंकाल। किसी भी भाषा का जो कंकाल है, जो ढांचा है, प्रारंभिक ढांचा, वो क्या होती है? उसकी ग्रामर। तो कोई भी भाषा अगर हम सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ग्रामर पढ़ें उसका, और ग्रामर के साथ साथ ही हम उसका वोकेबलरी, दूसरा होता है उसका वोकेबलरी भाषा का, या शब्दकोश जिसे कहेंगे हिंदी में। तो उसके साथ हम अगर शब्दकोश पढ़ते हैं, किसी भाषा में हम अगर ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसका शब्दकोश पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी भाषा हम सीखना स्टार्ट करें, मान लिया हम इंग्लिश ही सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारी कुछ स्किल, जैसे रीडिंग स्किल है हमारी, उस लैंग्वेज को लेके जो हमारी रीडिंग स्किल रहेगी या हमारी राइटिंग स्किल रहेगी, वो सब कैसे इम्प्रूव होती है कि भाई
हम अगर रीडिंग स्किल हमें इम्प्रूव करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम जो है इंग्लिश में सुने, जो भी हमें पसंद हो। जैसे हमें म्यूजिक पसंद होता है किसी को, है ना, किसी को मतलब ग्रंथ पढ़ना पसंद है, तो उनका इंग्लिश वर्जन भी आता है। अगर हम कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम जो है उन सबको जिसमें हमें इंटरेस्ट है उन सबको हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करें, है ना। या फिर हम जैसे न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ देख रहे हैं तो हम इंग्लिश में देखेंगे, या फिर 5-10 मिनट के लिए आप इसे करिएगा। इससे आपका जो होगा, आपका रीडिंग स्किल जो होगा वो लिसनिंग से आपका इम्प्रूव हो जाएगा, लिसनिंग से। और आपको रीडिंग करना है, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसको आप कोशिश करेंगे। जैसे किसी को ग्रंथ पढ़ना पसंद है तो रामायण जैसे पढ़ रहा है कोई, तो उसका इंग्लिश वर्जन आता है, उसमें आप खरीदो, कोशिश करो उसको समझने की। बस आपको रीडिंग करना है, रीडिंग करते रहना है, उससे आपका ये स्किल इम्प्रूव हो जाएगा। और दूसरा क्या है, लिसनिंग। जैसे किसी को म्यूजिक पसंद है तो अंग्रेजी में आप थोड़ा म्यूजिक सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए सुनिएगा, तो उससे आपका इम्प्रूवमेंट आएगा। दूसरा है आपका राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल तो सिर्फ राइटिंग से ही आपका बेस्ट होता है। जैसे इसमें भी राइटिंग स्किल में कुछ बच्चों की परेशानी होती है, वो अंग्रेजी मीडियम में भी पढ़ रहे होते हैं पर उनको नोटिस लिखना नहीं आता है, लेटर लिखना नहीं आता है, आर्टिकल या ऐसे लिखने को बोल दिया जाए वो नहीं आता है इंग्लिश टू इंग्लिश। तो उसमें जो हमारा कमी रह जाती है वो बेसिकली रह जाती है कि हमने सही तरीके में सही ढंग से चीज़ों को नहीं पढ़ा है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। मैं कामना करता हूँ मैं आप सभी को अंग्रेजी सिखा पाऊँ और 6 महीने में आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अंग्रेजी सीख पाएंगे। किसी भी एग्ज़ाम में आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको कोई परेशानी ग्रामर से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने जाना अभी कि इंग्लिश जो है वो भी एक क्या है, लैंग्वेज है हमारा, है ना। और हर एक लैंग्वेज में क्या होते हैं, साउंड होते हैं। कोई भी दुनिया की जो है भाषा हो उसकी अपने कुछ क्या होते हैं, साउंड होते हैं। जैसे हम जानते हैं कुत्ते बिल्ली या जानवर की बात करें तो वो भी आवाज़ें निकालते हैं। हमारी नज़र में वो आवाज़ें हैं और उनकी वो अपनी क्या होती है, लैंग्वेज होती है। तो हर एक लैंग्वेज में क्या है, साउंड है। ऐसे ही अंग्रेजी में जो साउंड है वो हमारे क्या हैं, 44 हैं, जो लगभग 20 जो हैं वो हमारे कंसोनेंट से बनते हैं और हमारे जो 24 साउंड्स हैं इसके वो हमारे बनते हैं बाउल से, ठीक है। तो साउंड्स को इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जो हम साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले जो बेसिक इकाई होती है किसी भी भाषा की, मूल वो होता है, इकाई होती है, वो क्या होते हैं, उसके साउंड होते हैं। साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स से। जैसे हिंदी में हम अक्षर हैं, आ ई उ स्वर व्यंजन हम पढ़ते हैं, तो वो उसके क्या हैं, लेटर्स हैं, जो उनकी साउंड्स को हम डिकोड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इंग्लिश में जो साउंड्स हैं जो 44 हैं उनको डिकोड करने के लिए जो लेटर्स का इस्तेमाल किया गया है वो आपके हैं 26, है ना। आप सभी जानते होंगे 26 ABCD जो अक्षर होते हैं, ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। ये जो 26 लेटर्स हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे बाउल्स, हालांकि कुछ लोग कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब इसको वोवेल बोलते हैं, तो आप थोड़ा अपना प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे जैसे जो हमसे हो सकता है, जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे। हालांकि प्रोनाउंसिएशन का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई महत्व नहीं है, फिर भी कोशिश करना चाहिए। जो लैंग्वेज हम मतलब सीख रहे हैं उसमें हमारा जो पॉइंट हो, जो सीखने के पॉइंट हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। हमारा प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होना चाहिए। मान लिया कहीं आपको इंटरव्यू देना है तो वहाँ पे आपका प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपकी हर एक स्किल पे ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका जो प्रोनाउंसिएशन है सही, वो क्या है, बाउल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, बाउल्स बोलते हैं। ऐसे ही ये कितने हैं, 5 हैं, जिन्हें आप सब लोग जानते ही होंगे, AEIOU, AEIOU। अच्छा, आपने इनको एक बात आपने समझी होगी, स्कूल में टीचर बताते हैं एक बात अंग्रेजी में, जब हम बचपन में पढ़ते थे हमें भी ये बात बताई गई थी। और जब आगे हमने पढ़ाई की इंग्लिश मीडियम में तो हमें पता लगा कि जो हमने पढ़ा था हिंदी मीडियम में वो एकदम गलत था। और क्या हमें बताया गया था वो बात आपको भी शायद बताई गई हो कि जब हम एन और ए का प्रयोग करते हैं, एन और ए क्या होते हैं, आर्टिकल हैं।
अभी हम सब जानेंगे इनके बारे में। उसको लगाने का क्या तरीका होता है, जैसे बताया गया था कि भाई जो बाउल्स है, जो बोबिल होते हैं, मतलब उनसे पहले हम क्या है, अगर बोबिल है कोई यहाँ पे या फिर कहें कि बाउल्स है कोई, तो उसके पहले क्या लगा देते हैं, एन लगा देते हैं। स्टार्टिंग में अगर बाउल्स आ रहा है और नहीं आ रहा है तो हम कॉन्सोनेंट है कोई, तो हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। ये तरीका हमें तब समझ आया कि जब यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि हमें कहीं हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा हुआ है क्या, एच, तो ये तो वॉवेल नहीं, तो यहाँ पे हम एन क्यों लगा रहे हैं। यहाँ पे कॉन्सोनेंट के हिसाब से हमारा क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं आप सब जानते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं हमारे, वो हैं हमारे 21, ठीक है। तो ये जैसे बी, सी, डी और एफ, ई तो इसमें आ जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ हमें प्रॉब्लम आई, फिर हम देख रहे हैं भाई यूनिट लिखा है, तो ये तो हमारा क्या है, यू है, और यू आप देख रहे हैं बाउल्स है, तो इससे पहले हमारा लिखा हुआ है ए, इससे पहले अगर आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है तो क्या हो रहा है, ए हो रहा है। तो ये बात समझ नहीं आ रही कि हमें जो पढ़ाया गया था वो एक्चुअल में क्या था, कि उनकी सही माने या यहाँ पे जो लिखा है किताब की सही माने, ये कन्फ्यूजन हमारे दिमाग में भी रहा था, आपको भी होता होगा कभी कभी। तो इसको क्या तरीका था आखिर, इसका जो असली तरीका होता है वो लगाने का एक्चुअल में ये है, वो हिंदी के हिसाब से ही है। हिंदी के हिसाब से, हिंदी में आपने स्वर समझे होंगे, ए आ ई उ जो होते हैं, अगर स्टार्टिंग में हिंदी स्वरों का उच्चारण आ रहा है, जब हम किसी वर्ड को अंग्रेजी के प्रोनाउंस करते हैं, तो अगर उसमें हिंदी स्वर आ से लेके औ तक का साउंड आता है, तभी हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, वरना हम क्या लगाएंगे, ए का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको प्रोनाउंस करें ओनेस्ट को, तो इसको प्रोनाउंस करते हैं तो एच इसमें साइलेंट रहता है, इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, ओनेस्ट, क्या बोलते हैं इसको, ओनेस्ट, तो ओ का साउंड आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं अगर, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिट, तो यू आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब वो क्या है वहाँ पे, वो हमारा व्यंजन होता है, स्वर तो है नहीं, स्वर का साउंड नहीं आ रहा, इसीलिए इससे पहले क्या लगाते हैं हम, ए लगाते हैं। एक और एग्जांपल जैसे देखेंगे कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से पहले बताइए आप ए लगाएंगे एन लगाएंगे, तो आपको बता दें क्या लगेगा, यहाँ पे ए लगेगा, क्योंकि इसमें साउंड ही क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लें कि हम लगाते हैं इंजीनियर, इंजीनियर से पहले तो ई का साउंड आ रहा है, ये कई जगह कोइंसिडेंस होता है कि वहाँ पे बाउल्स आ जाता है, ये मतलब स्वर की साउंड आ जाती है, तो इसलिए हम क्या लगा देते हैं, वहाँ पे एन लगा देते हैं, तो हमारा चल जाता है। पर अगर हम पूरे तरीके से इसे देखें तो इसका साउंड क्या आएगा, इंजीनियर, है ना, तो ई का साउंड आता है या ई का साउंड आता है, तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे एन लग जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले एन आ जाएगा, इससे पहले ए आ जाता है। जब हमारा कोई अगर व्यंजन का साउंड आएगा हमें, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक। तो इस कन्फ्यूजन को देखते हुए आप समझ पा रहे होंगे कि हम थोड़ा सा जो हमें पढ़ाया जाता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, अगर हम सही सही से चीज़ों को पढ़ें तो एक ही बार में हमारा कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, जैसे हमने समझा इन लेटर्स को, जैसे हमारे जो थे बाउल्स और कुछ है हमारे कंसोनेंट, इसको भी लोग कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं कई बार, पर कॉन्सोनेंट आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कंसोनेंट, ठीक है। कंसोनेंट, तो इन्हीं बाउल्स जैसे ए ई आई ओ यू, या यहाँ पे लें बी सी डी एफ, है ना, कुछ भी आगे सारे आते रहेंगे। तो इन जो हमारे ये प्रमुख लेटर्स हैं, इन्हीं से लेटर्स से मिलके बने हैं, अंग्रेजी में क्या बने हैं, वो बने हैं वर्ड्स, क्या बने हैं, वर्ड्स। तो वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं, जैसे हमने कुछ भी लेटर्स ले लिए, यहाँ से हमने लेटर्स लिया, वाई ले लिया कंसोनेंट से, है ना, एल ले लिया और एफ ले लिया, ठीक है। तो वाई, एल और एफ, तो इसे हम क्या, इसका कोई अर्थ होता है अंग्रेजी में, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, और इसे ना ही हम कोई वर्ड कह सकते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा है अभी तक। अगर इन्हीं लेटर्स को हम रीअरेंज करें
एक अपने हिसाब से, जैसे हम यहाँ पे F को यहाँ लिख दें, L को यहीं लिखा रहने दें और Y को इधर लिख दें, तो अब हाँ हमें समझ आ रहा है कि भाई फ्लाई, फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना, है ना। तो यहाँ पे इसका हमें अर्थ मालूम है, तो अर्थ निकल पा रहा है, तभी हम इसको क्या कहेंगे, वर्ड करेंगे, ठीक है। तो वर्ड का जो डेफिनेशन अंग्रेजी में होता है वो क्या होता है, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। जब हम लेटर को इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि उसका कोई अर्थ निकल पाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं, ठीक है। इन्हीं वर्ड्स से हमारी, जब हम वर्डों का ग्रुप करते हैं, अगर हम इन वर्डों को ग्रुप करें, कुछ वर्डों का, तो ग्रुप ऑफ वर्ड, दो तरीके के हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स इसमें बनते हैं। अगर हम वर्डों को ग्रुपिंग करें तो ग्रुपिंग करने से एक बनता है, जैसे मैंने लिखा इन माई रूम, इन माई रूम, ठीक है। तो ये भी एक वर्ड है, इन, माई भी एक वर्ड है और रूम भी एक वर्ड है। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड कहेंगे इसे, पूरा क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। पर इससे जैसे हम इसका उच्चारण करें कि मेरे रूम में, तो हमें कुछ इससे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कोई कहने वाला क्या कहना चाह रहा है, इन माई रूम, मेरे रूम में, है ना। अब इसका हमें कंप्लीट सेंस समझ नहीं आ रहा, तो इनका, जिसका ग्रुप ऑफ वर्ड ऐसे जिनका हमें कंप्लीट सेंस समझ नहीं आता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड को कहा जाता है अंग्रेजी में फ्रेज। क्या बोला जाता है, फ्रेज, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड विद इनकम्प्लीट सेंस, विद इनकम्प्लीट सेंस, तो ठीक है, ये होता है आपका फ्रेज। और जैसे हमने लिखा एक सेंटेंस कि आई एम टीचिंग इन माई रूम, तो जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण क्या होगा कि भाई मैं अपने कमरे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पूरी बात मुझे समझ आ रही है एकदम, कि मैं अपने रूम में क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो कंप्लीट जहाँ पे सेंस हमें समझ आ जाए, उसी को क्या कहते हैं आप, सेंटेंस कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड विद कंप्लीट सेंस क्या कहलाता है आपका, सेंटेंस कहलाता है। तो ये दो चीज़ें हमने जानी, अभी तक हमने जाना क्या, कि भाई इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज की क्या है, साउंड्स हैं, साउंड्स को जो डिकोड किया गया है वो लेटर्स से, और वो लेटर्स से हमारे 26, और लेटर्स से हमारे बने हैं वर्ड, और वर्ड से बनी है हमारी दो चीज़ें, एक है हमारे सामने फ्रेज और एक है सेंटेंस, दोनों ही ग्रुपिंग करके बने हैं। इसमें फ़र्क क्या होता है, अंतर, इसमें हमें कंप्लीट सेंस समझ नहीं आता और इसमें हमें कंप्लीट सेंस समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वर्ड्स हैं, अंग्रेजी में जो ये वर्ड्स हैं, ये बहुत अलग अलग प्रकार के वर्ड्स बने, ठीक है। तो इन वर्ड्स को जो कैटेगराइज्ड कर दिया गया है, वो कर दिया गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से। पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी में जो है वो 8 हैं, उन सबसे आप परिचित होंगे, नहीं परिचित हैं तो आप देख लीजिएगा इसको, कि पहला नंबर का जो है आपने सुना होगा नाउन, पहला है नाउन, दूसरा क्या है आपका प्रोनाउन, तीसरा क्या है आपका वर्ब, चौथा क्या है आपका एडजेक्टिव। देखो एडजेक्टिव, इसको एडजेक्टिव पढ़ा जाता है क्योंकि इसमें डी का साउंड जो होता है वो साइलेंट होता है। एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और लास्ट होता है आपका इंटरजेक्शन।
ये सब हमें ग्रामर में पढ़ने हैं इन वर्ड्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ने से पहले इन सब के बारे में हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं और इनका क्या फंक्शन ग्रामर में होता है। जैसे स्टार्ट करते हैं कि नाउन की बात करें तो नाउन का जो कार्य है अंग्रेजी में वो नाम देने का कार्य इन्हें दिया गया है। नाउन नाउन वो वर्ड हैं जिनसे हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं, है ना। तो इसको आप छोटी डेफिनेशन के रूप में याद रखेंगे। क्या होता है ये? नेमिंग वर्ड। क्या है ये? नेमिंग वर्ड है, जिससे हमें किसी भी चीज़ को नाम देना होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ठीक है, किसी का भी नाम हो वो क्या होगा? नाउन होगा। प्रोनाउन क्या है हमारा? इसको हिंदी में भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिख देते हैं, थोड़ा उनको आसानी रहेगा। हमारी कोशिश है ग्रामीण क्षेत्र तक भी हर बच्चा जो गांव में रह रहा है वो अंग्रेजी में चटर पटर बोल पाए। अपना उसको जो दिक्कत आती है, आज तक वो अंग्रेजी पढ़ने में अगर सक्षम नहीं हो पा रहा है तो वो यहाँ से सब कुछ सीखे, राइटिंग स्किल भी सीखे, रीडिंग स्किल भी सीखे और यहाँ पे ग्रामर भी सीखे और वोकैब भी सीखे। 6 महीने में आपको कंप्लीट ये पैकेज दिया जाएगा और आपको कंप्लीट अंग्रेजी सिखा दी जाएगी। तो यहाँ पे हमारा नाउन जो है वो उसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। आप जिस भाषा में आप जानते हैं, जिस भाषा को आप किसी भी भाषा को पढ़ते हैं तो उससे रिलेट करके आप अगर पढ़ते हैं तो आप आसानी से उस भाषा को समझ जाते हैं और कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन को क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वनाम। इसको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, इसका जो ये करता क्या है प्रोनाउन? ये रिप्लेस करता है नाउन को। जो ग्रामर में रिप्लेस करेगा नाउन को वो क्या होगा? प्रोनाउन। मात्र एक विकल्प जहाँ पे मतलब नाउन का इस्तेमाल नहीं हो सकता तो वहाँ पे उसकी जगह कौन ले सकता है? प्रोनाउन ले सकता है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। इसको छोटा डेफिनेशन में आपको याद रखना है। मैं आपको पूछूंगा जैसे ही कि नाउन क्या है तो आपको बोलना है संज्ञा या फिर नेमिंग वर्ड। ठीक है, आपको हिंदी में तो पता ही होगा, आप हिंदी में बस वैसे ही दिमाग में रखेंगे। जैसे आपको नाउन पूछा जाता है आपके मुंह से निकलना चाहिए नेमिंग वर्ड, आपको प्रोनाउन पूछा जाता है आपको निकलना चाहिए सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। ऐसे ही वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या होता है? क्रिया। और इसे एक वर्ड में अगर डिफाइन करना हो तो इसे क्या कहेंगे? डूइंग वर्ड। क्या कहेंगे? डूइंग वर्ड। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका इम्पोर्टेंस अभी हम जैसे ही क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि अंग्रेजी में वर्ब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आप अगर सही से कर लेते हैं तो 50% आपकी अंग्रेजी आपको आ जाती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमें पढ़ना स्टार्ट करना है वर्ब को। वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव जो है उसे हिंदी में बोलते हैं विशेषण। विशेषण जो है, विशेषण शब्द हिंदी में आप जानते होंगे विशेषता बताते हैं। यहाँ पे भी ये विशेषता ही बताएंगे, गुण की उस गुण बताएंगे। किसके गुण बताते हैं? ये क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। तो इन्हें अंग्रेजी में जो कार्य दिया गया है वो इनका कार्य है कि ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताएंगे? विशेषता बताने का काम ये शब्द करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। ये जो एडवर्ब है अंग्रेजी में ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सभी की विशेषता ये बताता है। ठीक है, तो ये क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई, अभी आप सिर्फ इतना याद रखिएगा क्वालिफाई वर्ब। बाकी जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ये सब इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा कि इसका क्या फंक्शन होता है और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, ये प्रेपोजिशन जो है इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक। संबंध सूचक, इसको वन वर्ड में अगर डिफाइन करना है तो इसको बोलते हैं रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग वर्ड। ठीक है, ये संबंध बनाने का काम अंग्रेजी में आपका करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल अगर लें, एक सेंटेंस लिखे, से लिखा रोहन गोज, है ना। इधर मिटा देते हैं, एक मिनट।
एक बार फिर रिवीजन कराएंगे अभी इसका साथ ही साथ। यहाँ तक हमने 4 कवर जो किए हैं, 8 को एक साथ रिवाइज करेंगे। अभी आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं आई गो, तो ये छोटा सा सेंटेंस है, इसका मतलब है कि मैं जाता हूँ, है ना, आई गो। अगर ये छोटा सेंटेंस है और हमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका संबंध जोड़ना है, इस सेंटेंस का, मैंने मान लिया स्कूल के साथ जोड़ना है, ठीक है, तो संबंध जोड़ने के लिए मैं अब इसमें ऐसे ही नहीं इसको मिला सकता, आई गो स्कूल, ऐसे नहीं करेंगे। संबंध बनाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब बनाएंगे आई गो टू स्कूल। अब ये कंप्लीट सेंटेंस बन गया है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद अगर हमें एक और वर्ड हमने लिख दिया बस, इसके साथ हमें इस सेंटेंस को कनेक्ट करना है इस नाउन के साथ, बस के, तो यहाँ पे फिर से प्रपोजिशन का इस्तेमाल हो जाएगा बाई बस, ठीक है। तो ये संबंध बनाने का काम जो करेगा अंग्रेजी में, वो क्या करने वाला है, प्रपोजिशन। तो इसको हम छोटे शब्द में याद रखेंगे, ये क्या है, हमारा रिलेटिंग वर्ड है। अगला है नेक्स्ट आपका कंजंक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है संयोजक, और इसको वन वर्ड में जो याद रखना है कंजंक्शन को, ज्वाइनिंग वर्ड। आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा इसको, ज्वाइनिंग वर्ड। ये जो है वो जोड़ेगा, चीज़ों को जोड़ेगा, किसी भी दो नाउन को जोड़ सकता है, ये क्लॉज को जोड़ सकता है, सेंटेंस को भी दो जोड़ सकता है। तो ये जोड़ने का काम अंग्रेजी में किसे दिया गया है, कंजंक्शन को दिया गया है। और इसका इस्तेमाल आखिरकार अंग्रेजी में क्यों किया गया, ये भी समझते हैं थोड़ा। जैसे यहाँ पे 2 सेंटेंस हमने लिखे, ही इज पुअर और ही इज हैप्पी, आगे लिखा ही इज हैप्पी। तो सुपरफ्लस ना हो, चीज़ों को हमें बार बार ना दोहराना पड़े, इसीलिए जोड़ने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया। अब ये 2 सेंटेंस है, एक है ही इज पुअर और एक है आपका ही इज हैप्पी। इन दोनों को जोड़ के कंजंक्शन से एक सेंटेंस में लिख दें अगर, जैसे ही इज पुअर बट हैप्पी, ही इज पुअर बट हैप्पी। तो यहाँ पे जो ये बट है, ये जो है कंजंक्शन, यहाँ पे इसने इन दोनों को एक ही में जोड़ के लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका जोड़ने का जो कार्य है वो याद रखना है, वो किसका है, कंजंक्शन का है। जोड़ने का कार्य कंजंक्शन आपका करेगा। लास्ट है ये आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का क्या कार्य है, टू एक्सप्रेस, इसको हिंदी में बोलते हैं टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग। टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स मतलब जो हमारे अंदर भावनाएं आती हैं अचानक से, उनको प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी में इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगता है, जहाँ ये आते हैं ये शब्द, इनकी पहचान होती है वो, इनको हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। तो एक बार हम जैसे इसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं समझने के लिए थोड़ा। जैसे आपने आजकल वर्ड सुना होगा ब्रेवो, जब हम किसी को शाबाशी देते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, ब्रेवो, ठीक है। और अगर कहीं दुख प्रकट करना होता है अंग्रेजी में तो एलास, ऐसे ये शब्द आता है एलास, और इसमें ये इसका जो साइन लगा हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी साइन है और इसका इस्तेमाल इसके पीछे होता है। तो ये हमारी भावनाओं को प्रदर्शित करता है। एलास लिखा है तो पता है कि दुखी है इंसान, शाबाशी दे रहा है यानी जीत का जश्न बनाते हैं जैसे, तो अंग्रेजी में एक वर्ड चलता है हुर्रे, ठीक है। इसके बाद लगा होगा आपका ये साइन। तो ये हमारी इनकी पहचान है। ये हमारे थे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच अंग्रेजी के। एक बार फिर से आप रिवीजन करेंगे इनका, मेरे साथ साथ आप बोलिएगा। कोई भी भाषा अगर सीखनी है तो आप जहाँ पे भी हैं, चाहे अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले हों आप, उस समय आप क्या कीजिएगा, साथ साथ बस इसको बोलिएगा। आप अगर बोलेंगे नहीं तो भाषा को आप नहीं सीख पाएंगे, बोलना नहीं सीख पाएंगे। चाहे आप कंपटीशन एग्जाम में आप कर लें, पर आप बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साथ ही साथ उसको
आपको प्रोनाउंस करना है जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर लाइव क्लास नहीं हो रहा है तो आप घर पे ही आप समझिएगा कि ये लाइव क्लास है, आपको पढ़ाया जा रहा है, और आप भी उतनी ही मेहनत से हमारे साथ चलिएगा जितनी मेहनत से हमारी टीम कार्य कर रही है। तो एक बार रिवीजन हम करेंगे इन सब चीज़ों का। जैसे पहला हमने सीखा क्या है, नाउन। तो आपको क्या बताना है नाउन का, नेमिंग वर्ड। क्या होता है नाउन, नेमिंग वर्ड, ठीक है। दूसरा हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है आपका, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन। तीसरा हमारा हो गया वर्ब, ये क्या होता है, डूइंग वर्ड। चौथा हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, क्वालिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को। एडवर्ब, क्वालिफाई करेगा, अभी आप फिलहाल याद रखेंगे वर्ब को। छठा प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या हुआ आपका, रिलेटिंग वर्ड। नेक्स्ट आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन का आपका छोटा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ज्वाइनिंग वर्ड। ऐसे ही लास्ट था आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। तो आप एक बार इन्हें रिवाइज कीजिएगा, दोहराइएगा। साथ ही साथ आपको ये जो होना चाहिए, हमें पढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रामर में हमें सेंटेंस पढ़ने हैं, टेंस पढ़ने हैं, साथ ही हमें क्या पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ यहीं से अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, तो आपको बेहतर तरीके से याद होगा। याद करने का तरीका सबसे बेस्ट जो होता है वो क्या होता है, आप लिख के पढ़ाई करें, है ना। 4 बार आप अगर सुनते हैं चीज़ों को और सिर्फ आप देख के सिर्फ पढ़ रहे हैं, 4 बार अगर करते हैं तो वो एक बार के बराबर है। अगर एक बार आप लिख लेते हैं तो आपको 4 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो साथ साथ आप नोट्स बनाएंगे और अपने जो नोट्स होते हैं वो ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी उसमें लापरवाही नहीं करनी है। साथ ही साथ चलते रहना है, और साथ साथ जैसे आपको गाइड किया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, आप उसी लाइन उसी ट्रैक पे आप चलते रहें, आप सफलता पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आप नोट कीजिएगा इसको एक बार। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो हम ये हमारा जो क्लास हम ले रहे हैं स्टार्टिंग का, 1-2 क्लास में हम अंग्रेजी का सारा बेसिक कवर करेंगे। जो चीज़ों को हम पढ़ने से पहले किसी चीज़ को हमें क्या क्या जानना महत्वपूर्ण है, वो सब हम जान के तब स्टार्ट करेंगे। आप एकदम आसानी से किसी भी भाषा को इस तरह से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस, सेंटेंस की बात आई थी। सेंटेंस आपको बताया गया था अभी, क्या होता है सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड with complete sense। और इसके साथ आपको एक फ़ायदा भी है कि यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा नोट्स का, जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। पर आप साथ साथ नोट करते चलिएगा। एक पीडीएफ और टेस्ट सीरीज आपको हर टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक इंग्लिश में कवर किया जाएगा उसका हर तरह का एक्सरसाइज, कंपटीशन में आने वाला, स्कूल में आने वाला, या कहीं पे भी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो हमारा टेस्ट सीरीज में होगा। आप उनको सॉल्व करेंगे। तो इससे ये मतलब नहीं है कि हम एसएससी के लिए अलग से इंग्लिश पढ़ें, बैंकिंग के लिए अलग से, यूपीएससी के लिए अलग से, ऐसा नहीं है। आप एक बार ही लैंग्वेज की सारी चीज़ें कवर कीजिए। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको बेहतर महसूस होगा।
ये मतलब मेरी कोशिश है, मैं चाहे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ या अंग्रेजी, आपको बेहतर चीज़ें मैं कराने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे आते हैं सेंटेंस में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस, है ना। सेंटेंस में जानते हैं कि सेंटेंस जो अंग्रेजी में हमने सबसे पहले शुरुआत अगर हम करें कि हम छोटे से छोटा वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखते हैं आई, ठीक है, लिख लिया, एक सब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हमने लिया आई, तो ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना। इससे क्या अकेले सब्जेक्ट में पावर है कि वो सेंटेंस बना पा रहा है? नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं आई हम लिखेंगे तो ये कोई वाक्य नहीं बनेगा। छोटे से छोटा अगर मैं वाक्य बनाऊं अंग्रेजी में तो मुझे एक वर्ब और एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही होती है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे आई और हम यहाँ पे लिख देंगे टीच, लिख दिया हमने टीच, तो इसका मतलब हुआ कि भाई मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। तो अब ये छोटे से छोटा वाक्य हम बना पाए, ठीक। तो अंग्रेजी में हमें सबसे पहले जानना है कि छोटे से छोटा वाक्य बनाने के लिए भी क्या चाहिए, हमें एक सब्जेक्ट चाहिए जो यहाँ पे हमने लिया है आई, और एक क्या चाहिए, हमारा वर्ब चाहिए जो कि यहाँ पे क्या है, टीच, है ना। तो छोटे से छोटा सेंटेंस भी हमें सब्जेक्ट और वर्ब से बना सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब बात करते हैं अंग्रेजी में ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे, दो तरह के फार्मूले आपको दिमाग में रख लेना है अंग्रेजी पढ़ते हुए। कौन से वो फॉर्मूले हैं सेंटेंस के? एक होता है आपका एक्टिव वॉइस में और एक होता है आपका पैसिव वॉइस में, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कृतवाच्य, इसको बोलते हैं हमारा कर्मवाच्य। इनमें डिफरेंस क्या होता है? छोटा सा डिफरेंस होता है, आप आसानी से समझ जाएंगे। जब करने वाला, काम को करने वाला यानी कर्ता, सब्जेक्ट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, वो स्टार्टिंग में हो, सेंटेंस के क्या हो, स्टार्टिंग में हो, तो समझ लीजिएगा जो आपका सेंटेंस है वो किस वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है। और जब काम करने वाला, जो कार्य कर रहा है कर्ता, वो अगर लास्ट में है, सेंटेंस के, वाक्य के लास्ट में है, तो आपका वो कौन सा वॉइस चल रहा है, वो पैसिव वॉइस चल रहा है, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में अंग्रेजी के जो फॉर्मूले हैं वो ये हैं कि सबसे पहले अंग्रेजी में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उससे बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कर्म, इसको कहते हैं कर्ता, सब्जेक्ट को ये क्रिया, और ये क्या है, कर्म। ऐसे ही पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस बनाते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट, और प्लस फिर उसके बाद आता है वर्ब, और फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट आ रहा है फॉर्मूले में, अब हम समझते हैं थोड़ा कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या है अंग्रेजी में। तो जैसे यहाँ पे हम लिखें इसके आगे कि आई टीच, तो आपको अगर कोई बोलता है ऐसे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो आपके मन में एक प्रश्न आता है कि भाई ये क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, ये प्रश्न सबके मन में आएगा। तो ये जो प्रश्न है व्हाट, इसी का जवाब अंग्रेजी में ये क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ आई टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका ये है, वर्ब ये है, और ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आपको दूसरा प्रश्न भी आ सकता है, अगर कोई बोले कि मैं पढ़ाता हूँ, तो आप उससे कह सकते हैं किसको पढ़ाते हैं, है ना। तो किसको का जवाब भी क्या होता है अंग्रेजी में, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई टीच। जो दूसरा क्वेश्चन बनता है हमारे माइंड में, वो क्या बन रहा है हमारा, whom, किसको। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट में यू, कि आई टीच यू, कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। या कुछ भी हम ऑब्जेक्ट में ले सकते हैं। तो किसका जवाब हमारा, व्हाट का जवाब और whom का जवाब अंग्रेजी में क्या बन के आया है, ऑब्जेक्ट बन के आया है ना। याद रखिएगा, ये वाला जो व्हाट का जवाब होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ये whom का जवाब होता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके आगे चलते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पे आप ये बेसिक्स कवर करने के साथ साथ, चाहे आप मैथ्स में कर रहे हैं या अंग्रेजी में, आपको अच्छा लगेगा, पहले से बेहतर महसूस होगा। आपको लगेगा जो आप नहीं पढ़ पा रहे थे, वो सब कंटेंट हमने यहाँ आपको प्रोवाइड कराने का जो
सोचा है वो यही हमारी सोच है कि हम ग्रामीण स्तर पे भी जो बच्चे घर पे हैं और ट्यूशन भी उनको नहीं मिल पाता है, तो उन तक भी सब शिक्षा इस माध्यम से, हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचा पाएँ। तो आप इसे नोट कीजिएगा। आइएगा, इससे आगे देखते हैं। अब हमें समझ आ चुका है कि भाई अंग्रेजी में जो व्हाट और हुम का जवाब है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बन के आया है। एक है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा हो सकता है दोनों साथ में आ सकते हैं, दोनों एक ही में आ जाए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लें, माई फादर wrote me a letter। तो ये तो हमारा माई फादर तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इसके बाद देखो, अगर मेरे पिता ने लिखा था, रोट सेकंड फॉर्म आया है यहाँ पे राइट का, तो यहाँ पे पास्ट में चल रहा है, तो ये इसका अर्थ आएगा कि मेरे पिता ने लिखा था। क्या लिखा था? पहला प्रश्न जो आएगा, क्या लिखा था, तो वो क्या है, लेटर, है ना। तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये। लेटर जो यहाँ पे दिया हुआ है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसको लिखा था, तो मुझे लिखा था। तो किसको का जवाब क्या है यहाँ पे, मुझे, तो ये उसका जवाब आ रहा है। ये क्या है आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप एक ही सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि दो ऑब्जेक्ट भी आपके दिए हों दोनों, है ना। तो आगे एक्सरसाइज जब कराया जाएगा उसमें अलग अलग आपको एक्सरसाइज से फाइंड करने के लिए दिए जाएंगे कि इसमें आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कीजिए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सर्च कीजिए। जो भी टेस्ट सीरीज बनेगी, हर एक लेवल पे जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसका आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। आप बेहतर प्रैक्टिस कर पाएंगे उससे, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसमें। जैसे ही हमने समझा एक्टिव और पैसिव, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में तो ये है कि भाई हमारा काम करने वाला, जैसे मैं यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ, है ना, तो ये काम करने वाला मैं हूँ, ये सामने आ रखा है, तो ठीक है, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस, जो कि आपका फार्मूला दिख रहा होगा, सब्जेक्ट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। इसी का अगर हम पैसिव वॉइस में बदलें, ये जो हमारा दे रखा है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, काम, ये ऑब्जेक्ट जो आ जाएगा, यानी इंग्लिश। और ये नियम के अनुसार बदले जाते हैं, वो जब आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाया जाएगा वो तब बताया जाएगा। इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, इंग्लिश इज टॉट बाय मी। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ठीक है। बाई लगा के ये जो करने वाला है काम को, वो कहाँ पे आ गया है, लास्ट में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा एक्टिव पैसिव को पहचानने का ये तरीका एक अहम तरीका है। इससे हम पहचान लेते हैं कि जो कार्य करने वाला है अगर वो स्टार्टिंग में है तो वो जो चल रहा है वॉइस वो एक्टिव वॉइस है, और कार्य करने वाला जैसे मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ इसमें कहाँ पे आया है, लास्ट में, मी, है ना। तो यहाँ पे अगर लास्ट में है तो ये कौन सा वॉइस हो जाएगा, आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। तो आइए आगे चलते हैं इसमें। थोड़ा आप नोट कर लेंगे, अगर आपका रह जाता है जल्दीबाजी में तो आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, ये जो सेंटेंस है इसके जो टाइप्स होते हैं जो हमें इम्पोर्टेंट हैं, जानने चाहिए हमें।
वो टाइप्स क्या क्या हैं स्टार्टिंग में हम जानेंगे। एक होता है असर्टिव, असर्टिव असर्टिव सेंटेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ये दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है अफर्मेटिव, एक आपका होता है नेगेटिव। एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस का दूसरा टाइप होता है इंटेरोगेटिव, इसके बाद होते हैं एक इम्पेरेटिव, एक होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी, और एक होते हैं आपके ऑप्टेटिव। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य हिंदी में, ये प्रश्नवाचक, ये इसको बोलते हैं आदेश सूचक, इसको बोलते हैं विस्मय सूचक, और इसको बोलते हैं इच्छा सूचक, है ना। तो इनको हिंदी में हम इस प्रकार से नाम देते हैं। फिलहाल हमें ये जान लेना है स्टार्टिंग में कि ये 5 टाइप के होते हैं। इनको जब हम पढ़ेंगे कि ये इनका फॉर्मूला क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, वो आगे हम देखेंगे किस काम में ये आते हैं, एक एक को आपको डिटेल में सबको समझाया जाएगा, ठीक है। तो आगे इसको टाइप्स हमने जान लिए, हमें पांचों याद होने चाहिए, टिप में रहना चाहिए। क्या होते हैं पांचों टाइप? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, है ना। ये आपको याद रखना है पांचों का नाम। इसी सेंटेंस में ये नेक्स्ट टॉपिक में समझाया जाएगा। इसमें हमें फ़िलहाल जो स्टार्टिंग में जानना है वो ये जानना है कि सेंटेंस जो बना है उसमें क्या क्या भागों में वो विभक्त होता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो वो 2 भागों में विभक्त होता है। पहला होता है उसका हिस्सा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो भी है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ दें तो जो भी उसके अंदर है आगे वो सब क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था आई, लिखता हूँ आई राइट आ लेटर। ये आई छोड़ दीजिए, आप इसमें समझिएगा। इससे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही राइट्स आ लेटर, तो ये ही जो है ये आपका सब्जेक्ट है। आपको पहचान भी पड़ रही होगी कौन सा वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस, क्योंकि काम करने वाला जो है वो स्टार्टिंग में ही है ना। ये क्या है? आपका वर्ब है, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है ना। तो ये जो सब्जेक्ट को छोड़ के ये बाकी हिस्सा है ये आपका क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है ना। सब्जेक्ट तो आप समझ ही गए हैं, सब्जेक्ट ये होता है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखना है क्या, कि थोड़ा फॉर्मूले को हम समझे। हमें दिक्कत क्या आती है जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हम कोशिश अर्थ निकालने का ऐसे करते हैं, हम फॉर्मूले को अगर समझ लें तो हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे हिंदी में वाक्य का फॉर्मूला क्या है? पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, और लास्ट में आती है क्रिया। अंग्रेजी में क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आती है वर्ब, और उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो यहीं पे दिक्कत होती है जब हम अंग्रेजी से हिंदी बना रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे है अंग्रेजी से मुझे हिंदी बनाना है इसको, तो मैं हिंदी के फार्मूले के हिसाब से चलूँ, हिंदी के फार्मूले के हिसाब से चलूँगा तो हिंदी के फार्मूला कर्ता यानी ही यानी वह, है ना। कर्म आएगा, हिंदी बना रहा हूँ तो कर्म यानी लेटर, वह पत्र लिखता है। क्रिया लास्ट में पढ़ेंगे अगर हम हिंदी बना रहे हैं। मान लिया हिंदी में लिखा होता जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये हिंदी में लिखा है। अब हम इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सब अब किससे करना है? हमें अंग्रेजी वाले फॉर्मूले से जाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें मैं है, इसको बदलेंगे यानी आई, है ना। उसके बाद वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ाना, है ना। तो पढ़ाने के लिए क्या आता है? टीच, तो आई के साथ प्लूरल आ जाएगा इसका फॉर्म, आई टीच, है ना।
और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, यानी क्या है इसमें, अंग्रेजी। तो ये आई टीच इंग्लिश। तो आपको जो दिक्कत होती है, आप क्या करते हैं, मैं, आप ऐसे बदलते हैं, मैं पढ़ाता हूँ अंग्रेजी, फिर उसको सीधा करते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये जो सीधा उल्टे में ही आप रह जाएंगे ऐसे। आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा आप हिंदी से अगर अंग्रेजी बना रहे हैं और अंग्रेजी से हिंदी, तो आप उस वाक्य के, उसमें जो तरीका है वाक्य बनाने का, फॉर्मूला है, आप उससे कीजिएगा। तब आप बेहतर तरीके से आप किसी भी भाषा को कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। इसमें जो प्रेडिकेट का हिस्सा है, इसका जो एक्सरसाइज है, हम लोग टाइप बाई सब समझेंगे। इससे आगे का जो क्लास होगा नेक्स्ट, ये बेसिक क्लास चल रहा है ग्रामर का। ये फर्स्ट दो जो क्लास होंगी, इनमें आपको बेसिकली सेंटेंस, उसके टाइप्स और टेंस के बारे में समझाया जाएगा। कैसे आपका मतलब टेंस में कौन सा आपको याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पे ये है, ये सेंटेंस जो है वो जो है प्रेजेंट में है ना। और यहाँ पे इसको अगर हम नेगेटिव बोल में बदलें, कि आपको मैं बोलूँ ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है, और हमें इसको नेगेटिव में बदलना हो, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए। अब नेगेटिव में अंग्रेजी में जो नोट लगाते हैं वो किसके साथ लगता है, वो लगता है आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें आई नहीं है, ये तो मेन वर्ब है ना। तो अब जैसे इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में बदलेंगे, ही डज नॉट, ही डज नॉट राइट अ लेटर। तो नोट लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब डज का आना जरूरी है। तो ये सब हमें पता हो, उसके लिए हम थोड़ा बेसिकली आप टेंस को समझ लेंगे थोड़ा, और सेंटेंस समझ लेंगे। उसके बाद हम एक एक करके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना शुरू करेंगे, और आपकी ग्रामर की जर्नी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपनी क्लास को एंड करते हुए मैं कामना करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ आएगा। आप बस मेरी बात पे ध्यान दीजिए, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। धन्यवाद।